Ramindu? Yes. नमस्ते सर। Please take your seat. थैंक यू जी। ओम प्रकाश जी, जी। अ, आप गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में रहते हैं यस सर। और आपका जो वैकल्पिक विषय था वो था हिंदी हिंदी लिटरेचर लिटरेचर। है, यही आपका विषय है और ये आपका 5वां प्रयास है सिविल सेवा परीक्षा में। आपकी जो हॉबी है, वो है प्लेइंग बैडमिंटन यस सर। और आपको जियोपॉलिटिक्स में भी रुचि है। यस सर। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, यस सर। उसके संदर्भ में कुछ बताइए। सर बांग्लादेश में एक पब्लिक अपराइजिंग के दौरान वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ना पड़ा। वो अभी भी भारत में शरण लिए हुए हैं। सर वहाँ पे जो एक एक मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट्स को अपना एडवाइज़र, गवर्नमेंट एडवाइज़र नियुक्त किया है। अभी वहाँ वो रिफ़ॉर्म के दौर से गुज़र रहा है और वहाँ पर निकट भविष्य में इलेक्शन होने की संभावना है। ये प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है या रिग्रेसिव रेवोल्यूशन है, जो बांग्लादेश में हुआ? यस सर। सर अगर वहाँ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वहाँ के लोग इसे प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन बता रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि 15 सालों से जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, वो इलेक्शंस में धांधली के ज़रिए चुनाव जीत रही थी। तो वो इसको एक प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। अ, -1 यस सर। इसका क्या मतलब है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में? -1 सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस कुछ बांग्लादेश के जो स्टेट का कंसेप्शन किया जा रहा है, उसमें एक बात कही जा रही है -1 जो स्टेट होगा वो -1 होगा। सॉरी सर, मैं अवगत नहीं हूँ इस चीज़ से। अच्छा, भारत का क्या स्टांस होना चाहिए बांग्लादेश। इस पूरे विषय को लेकर? सर भारत बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का संरक्षण होना चाहिए। दूसरा वहाँ एक सभी ग्रुप्स को साथ लेकर वहाँ इलेक्शंस होने चाहिए। तीसरा ह्यूमन राइट्स का संरक्षण होना चाहिए। यस। क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे जो जिस तरीके के आक्रमण हो रहे हैं, आपको लगता है कि भारत को कोई सैंक्शन लगाना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर? सर ट्रेड अभी सैंक्शन या इकोनॉमिक सैंक्शन? यस सर। सर अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं, कि भारत को सैंक्शंस या अन्य विषयों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा सर, सैंक्शंस की पॉलिसी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। हमें इस संबंध में द्विपक्षीय रूप से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुँ, बांग्लादेश में जो सत्ता पर स्थापित हुँ, ग्रुप्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए ताकि वो इस स्थिति को हुँ, एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से और समावेशी तरीके से सुलझा सकें। हुँ। आपको लगता है कोई एक ग्रेटर पावर गेम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में? और अगर हो रहा है तो इसके प्लेयर्स कौन हैं? यस सर। सर ग्रेटर जो पावर गेम है, वो तो हमेशा से एक इतिहास का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में भी इस तरीके की जो फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ, जिस तरह से एक नोबेल लॉरिएट्स को जो पिछले कई सालों से, पिछले दशकों से बांग्लादेश में कभी थे ही नहीं, उनको एक फ़ॉरेन एडवाइज़र नियुक्त कर दिया गया। उन्हें किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने स्मॉल फाइनेंसिंग के क्षेत्र में अपने बांग्लादेश में जो स्मॉल ग्रुप्स थे या स्मॉल इंडिविजुअल्स थे, उनको लोन प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है। आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, यस सर। तो बैडमिंटन के ओरिजिन के बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ ये पूरा गेम? अ, सर बैडमिंटन का जो ओरिजिन है, वो ब्रिटेन में माना जाता है। हुँ, ये लगभग 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास वहाँ उत्पन्न हुआ था ये गेम। तब से इसमें विभिन्न रूल्स ऐड होते गए और एक हुँ। आधुनिक बैडमिंटन खेल का बैडमिंटन को और किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सर इसके बारे अच्छा, आप बैडमिंटन के अलावा 3 रैकेट से खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताइए। में। रैकेट। जहाँ पे रैकेट का प्रयोग होता है। ये सर टेनिस हम कह सकते हैं, हुँ, क्रिकेट कह सकते हैं। क्रिकेट में रैकेट, नहीं सॉरी सर, सर नहीं पता इसका। आप थोड़ा समय लेना चाहते हैं? सोच लीजिए। 3 और खेल जिसमें रैकेट का प्रयोग होता है। सर बैडमिंटन में बेसबॉल। बेसबॉल में रैकेट, सॉरी सर आप रैकेट मैं मतलब समझते हैं? उम, मतलब सर जो उससे सॉरी सर मैं ब्लैंक। अच्छा, बैडमिंटन खेलते वक़्त सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन-सा था आपका और क्यों? सर बैडमिंटन खेलते समय सबसे मेमोरेबल मोमेंट था
एक बार मैं बहुत ज़ोर से गिरा था, तो उसके बाद चेहरे पे दाँत-वाँत बिगड़ गए थे, तो वो ये तब से मेमोरेबल था आपके लिए? मतलब उस पल को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अच्छा। समझ लीजिए मुझे स्मैश करना है यस सर। बैडमिंटन में, तो कैसा शटल मेरी तरफ किस तरीके से आना चाहिए कि मैं एक आइडियल स्मैश कर सकूँ? सर जब शटल आए तो थोड़ी हाथ की ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि हम उसे तेजी से नीचे की तरफ धकेल सकें। मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो हम उसे अच्छी तरह से स्मैश नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड नंबर 1 कौन है अभी बैडमिंटन में? वर्ल्ड नंबर वन सर, चीन के, उनका सर मैं नाम भूल रहा हूँ। चीन के हैं सर। अच्छा, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कितने लोगों ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हुई है? यस सर। सर प्रकाश पादुकोण और सर दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, आप सॉफ्ट पावर का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या होता है ये? सर मिलिट्री पावर के अतिरिक्त अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, वो सब सॉफ्ट पावर में आते हैं। क्या बैडमिंटन को भारत सॉफ्ट पावर की तरह लेवरेज कर सकता है? यस सर। कैसे बताइए? सर जैसे हम भी क्रिकेट पावर हैं, तो क्रिकेट को हम डिप्लोमेसी के तरीके से यूज़ कर सकते एक हैं। एग्ज़ाम्पल दें। जब हम बैडमिंटन में एक बड़ी पावर बन जाएँ, तो हम उसको सॉफ्ट पावर के लिए। ये तो बड़ा जनरलिस्टिक आंसर हुआ। एक एग्ज़ाम्पल देकर बताइए किसी देश के। सर हम बैडमिंटन जो हमारी लीग स्टार्ट की करी है हमने, हम उसके ज़रिए उसे सॉफ्ट पावर के में यूज़ कर सकते हैं। किसी देश का एग्ज़ाम्पल देकर बताइए, किसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बैडमिंटन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी, यस सर। वैसे बताइए। सर बैडमिंटन डिप्लोमेसी चाइना के उसमें यूज़ की जा सकती है क्योंकि चाइना एक बैडमिंटन का पावर हाउस है। हम और उसमें कोई कंट्री चाइना के अलावा? चाइना के अलावा सर दक्षिण दक्षिण कोरिया है। साउथ ईस्ट एशिया में कोई बैडमिंटन पावर हाउस साउथ ईस्ट एशिया में सर नहीं। जिसके साथ हालिया भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे? साउथ ईस्ट एशिया में सर, मालदीव नहीं, मालदीव साउथ ईस्ट, सॉरी सर मैं गलत बोल गया। थैंक यू ओम प्रकाश। थैंक यू सर। प्रकाश, ये बताइए, जेवर अब किस किस चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है? सर जेवर मुख्यतः जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए न्यूज़ में है। वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या इकोनॉमिक वो कुछ ऐसा हो रहा है उथल-पुथल सा? यस सर। इसलिए हो रहा है? सर वहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक कार्गो हब के रूप में डेवलप करने की जो गवर्नमेंट की योजना है। दूसरा सर हमारे देश में एमआरओ ऑपरेशंस के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो एमआरओ ऑपरेशंस के लिए भी वहाँ एक बड़ा हब बनने की संभावना है। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो एक स्पिलओवर इफ़ेक्ट होता है, उससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा टूरिज़्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी जो क्षेत्र है, उसको बढ़ावा मिलेगा उससे। और चौथा जो एमएसएमईज़ का जो हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत संभावना है। हुँ। आपके आप लोग खेती में से वो यस सर। संबंध रखता है आपके पिताजी ये। तो ये एग्रीकल्चर पे, खेती पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं उस आमदनी पे? सर खेती पर जो एक मैक्सिमम 50 लाख से ऊपर जैसे आमदनी है, उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। क्यों 50 लाख को 49 लैक्स क्यों नहीं? सर क्योंकि खेती की जो इनकम है, वो एक सस्टेनेबल इनकम नहीं है, उतार-चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। तो तो 50 का मैजिक फिगर किस तरह से आप? क्योंकि सर जो 40 या 45 की जो इनकम है, उसमें सब कृषि इनपुट्स की जो मात्रा है, वो काफ़ी महँगी है। तो उस वजह से एक 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 सस्टेनेबल अमाउंट बचत के लिए भी होना चाहिए, ताकि हम आगे उससे सस्टेन कर सकें, परिवार सस्टेन कर सके, या एग्रीकल्चर खुद में सस्टेन कर सके। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्वामीनाथन कमेटी एक बनी थी, उसकी मुख्य सिफारिश 2-3 बतला सकते हैं? सर उन्होंने एमएसपी का एक फ़ॉर्मूला दिया था, जिसमें A2 प्लस FLC A2 एग्रीकल्चर जो इनकम है, उनको गणना की गई थी। उन्होंने 22 क जो क्रॉप्स हैं, उन पर एमएसपी की घोषणा की थी। तीसरा उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड को लीगलाइज़ करने के लिए भी उन्होंने वो की। कितने उनकी सिफारिश को सरकार ने माना है? सर सरकार ने उनकी सिफारिशों को कुछ माना है और कुछ को नहीं माना है। जैसे उन्होंने जब A2 प्लस FL में जो फैमिली की जो लेबर है, उसको भी इनकम इनपुट में कंसीडर करने की बात करी गई थी, तो सरकार ने उसको नहीं माना है सर। ये एमएसपी पूरे भारत में सभी राज्यों में स्थापित है या? सर एमएसपी लगभग सभी राज्यों में स्थापित है, लेकिन एमएसपी के अंतर्गत जो खरीद होती है, वो उसमें डिविजन्स हैं।
जैसे नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य हैं, तो वो एमएसपी का लगभग 50% 60% चंक खा जाते हैं और बाकी राज्यों में एमएसपी पर उतनी खरीद नहीं होती है। और इसमें सर फसलगत विविधता भी है। जैसे ज़्यादातर एमएसपी की खरीद गेहूँ और धान पर हो जाती है। अन्य फसलों की सिर्फ एमएसपी घोषित कर दी जाती है और उन पर फसलें खरीद नहीं जाती। तो ये जो डिमांड है फार्मर्स का, यस सर। ये आपके हिसाब से जायज़ है या इसमें कुछ सर जो एक फार्मर्स की डिमांड है, ये इकोनॉमिक रूप से सर सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप सारे फसलों को और सभी उपज को एमएसपी पर कर देंगे, तो ना तो गवर्नमेंट्स के पास इतने फंड हैं, ना हमारी इकोनॉमिक पावर इतनी सस्टेनेबल है कि उसको सस्टेन कर पाएगी। अ, ये बताइए इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का 2-3 वो बतलाएँगे रचना? यस सर। सर रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सर संस्कृति के 4 अध्याय, सर इन्होंने ये रचनाएँ लिखी हैं। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सर। आपको इनमें सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? सर रश्मिरथी। नहीं, इनके दिनकर जी नहीं, वैसे सर दिनकर जी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित दिनकर करते जी के हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का क्या रूप उ विकसित हुआ था या उस पे कुछ तरह की हैं। यस सर। प्रॉब्लम? सर स्वतंत्रता आंदोलन में जब भारतेंदु आधुनिक काल के आरंभ में जब भारतेंदु अपनी राष्ट्रवादी चेतना से युक्त काव्य लिख रहे थे, उन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसे जो काव्य लिखे, जो नाटक लिखे उन्होंने, उससे सर राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई समाज में। जैसे जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त वगैरह, उन्होंने भी भारतीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। सर जैसे दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय चेतना में योगदान दिया। ये देश के जो अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी विरोध का स्वर काफ़ी ज़ोरदार से उठा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? सर भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब तो दक्षिणी जो राज्य थे वो हिंदी को लेकर बहुत ही सकारात्मक रुझान दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई भारत को, तो उसके बाद जो साउथ में जो लीडर्स हैं, राजनीतिक नैरेटिव हिंदी के विरुद्ध चल गया, ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगी। तो हुँ। लेकिन इतना आपको हिंदी में इतनी क्षमता है कि वो विश्व का एक संपर्क भाषा टाइप का उभर यस सर। है हिंदी में हाँ इतनी जी। क्षमता? कैसे कुछ डेटा से आप सर हिंदी का जो शब्दकोश है, लगभग सारे वैज्ञानिक भाषाएँ, जो दुनिया की जो वैज्ञानिक भाषाएँ हैं या जो वैज्ञानिक शब्द हैं, वो सारे हिंदी के शब्दकोश में मिलते हैं। दूसरा सर हिंदी भारत में भी लगभग 100 करोड़ लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। तीसरा जो हिंदी का जो व्याकरण है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसे पाणिनि संस्कृत से अगर व्याकरण नियम उठाए जाएँ, तो वो लगभग सभी विश्व की भाषाओं में अनुवाद स्थापित किए जा सकते हैं। चौथा सर टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी हिंदी अब अ, बे विश्व की भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू। ओम प्रकाश जी, यस सर। आप अपने कॉलेज के दिनों में आप थोड़ा-सा राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, यस सर। है ना? आप सेक्रेटरी रहे हैं। जी सर। क्या आपका कार्य होता था उसमें? एज़ अ सेक्रेटरी आप क्या करते थे? सर सेक्रेटरी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स यूनियन के बीच एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। सर स्टूडेंट्स यूनियन में जो मीटिंग होती थी, उनके मिनट्स जो होते थे या उनका एजेंडा जो मीटिंग्स का होता था, या कॉलेज में स्टूडेंट्स की जो परेशानियाँ होती थीं, उनकी जो एजेंडा तय करने का कार्य होता था, वो सेक्रेटरी का होता था। या जो कोषाध्यक्ष जो होते थे, उनके और धन की जो जिस तरह से धन का वो होना है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सेक्रेटरी के माध्यम से होती थी। स प्रेसिडेंट कौन होता था उस समय? प्रेसिडेंट सर हेमंत शर्मा होते थे। ओके। तो कभी आपने ऐसा सोचा नहीं कि थोड़ा-सा मुझे राजनीति की तरफ भी बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, है ना? आपके प्रदेश से भी। यस सर। कोई 1-2 नेता का नाम बताइए जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ के देश के सक्रिय राजनीति में बहुत ऊपर के स्तर तक गए हों। सॉरी सर, अभी ऐसा नाम तो एक नाम केवल। सर अपने प्रदेश से नहीं तो कहीं और से बताइए। सॉरी सर। अच्छा, आपका हिंदी है, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है ना? तो थोड़ा-सा मुझे शुरुआती चरण बताइए कि कैसे हिंदी ने देश में राजभाषा का दर्जा पाया? शुरुआती चरण में। हाँ।
सर हिंदी के जो सबसे प्रबल समर्थक माने जाते थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो गांधी जी माने जाते थे। उन्होंने गांधी जी ने साउथ के लोगों के साथ मिलकर दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार-प्रसार किया था और साउथ के और लगभग आम राय थी कि भारत की जो राजभाषा होगी। कोई और 1-2 यस सर, नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे और दक्षिण में मोटूरी रामापल्ली नेता थे, सी राजगोपालाचारी थे, जो हिंदी के समर्थक माने बहुत जाते थे। महत्वपूर्ण नाम आप भूल रहे हैं उसमें से। सर कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी। यस सर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी जी भी थे। तो सर एक आम राय थी कि भारत की जो राजभाषा होगी, वो हिंदी को माना जाएगा। और भारत में जब संविधान निर्माण हुआ, तब ये संविधान में भी लिख दिया गया कि भारत की जो राजभाषा होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। उसमें ये भी क्लॉज़ डाला गया कि 15 वर्ष बाद हिंदी स्वतः रूप से राजभाषा हो जाएगी। लेकिन उसके बाद साउथ के स्टेट्स में बहुत आंदोलन हुए और वहाँ फिर राजभाषा अधिनियम 1963 लागू किया गया, जिसके बाद ये कह दिया गया कि जब तक गैर हिंदीभाषी राज्य। अभी आप प्रशासन में जाने का आपका अवसर आपको मिल सकता है, यस सर। है ना? तो वहाँ पर जाकर के आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे? और अभी वर्तमान में सरकारी स्तर पर क्या ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जी सर। जिससे कि हिंदी जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा है, उसमें सभी कार्य सुचारू रूप से ज़्यादा कार्य हिंदी में हो? यस सर। सर जैसे अभी भारत सरकार ने बीएनएस जो संहिताएँ आई थी, कानूनी संहिताएँ, उनका नाम हिंदी में रखा था। दूसरा, भारत सरकार ने जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वो अनुवाद, उसके अंतर्गत जो अनुवाद विभाग है, वो बहुत ही अच्छे स्तर पर सारी भारतीय भाषाओं का अनुवाद कर रहा है। दूसरा, देश को कितने भागों में बाँटा गया है? कुछ क्षेत्र ऐसे बाँटे गए हैं देश में, विभाजन किया गया है सर। तो ऐसे कुछ आपको कुछ जानकारी है इसमें? किसके स्तर पर सर? कि हिंदी का कहाँ पर कितना प्रयोग होगा? यस, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। यस सर। सर जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में हिंदी प्राथमिक भाषा के तौर पर है। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। तो ऐसे जो विभाजन है वो मैं पूछ रहा हूँ, क क्षेत्र, ख क्षेत्र ऐसे करके विभाजन। यस सर, 3 क्षेत्रों में बाँटा गया है सर। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, दूसरा जहाँ हिंदी द्वितीयक भाषा के तौर पे है, तृतीय जहाँ हिंदी सिर्फ़ एक त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत आता संविधान के कुछ 1-2 ऐसे अनुच्छेद, कोई प्रावधान? है। यस सर। 343 और 350 बी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का कार्य देखना होता है वहाँ। और सर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स की भाषाएँ हैं, उनमें हाई कोर्ट्स में राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं हिंदी के प्रयोग के लिए। यस सर। अच्छा, आप जेवर के क्षेत्र से आते हैं, है ना? आपका क्षेत्र भी एनसीआर में आता है। जी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप को क्या लगता है कि जो शहरीकरण का जो स्तर है, वो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक वरदान है, अभिशाप है, क्या है? सर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो औद्योगिकरण है, वो मिक्स उसे कह सकते हैं सर, वरदान भी है और अभिशाप भी। शहरीकरण का है। शहरीकरण के लिए सर। क्योंकि शहरीकरण से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो शहरीकरण के कारण जो बुराइयाँ भी हैं, वो भी अपने साथ आ रही हैं। जैसे क्राइम है, पॉल्यूशन है और एक अनियंत्रित शहरीकरण, रहने की जो समस्या है, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो समस्याएँ पैदा हो रही शहर का जो प्रतिरूप है, उसका जो डिज़ाइन है, हैं। यस सर। उस पे कुछ आप अपने विचार दीजिए। अ, वो कैसे होना चाहिए? शहर का सर सड़कें चौड़ी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की तरह की बहुत चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम वेल मेंटेन्ड होना चाहिए और जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं और इंडस्ट्रियल फ्लैट्स हैं, मुख्य समस्या क्या है सर दिल्ली की, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सर मुख्य समस्या फर्स्ट नंबर पे तो सर पॉल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। दूसरा सर क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट ठीक नहीं है यहाँ का। तो ये समस्या जो है जो भी है, आपके नज़रिए से इसको हल करने के लिए आपके कोई 3 सुझाव? सर सर सबसे पहले तो हमें माइग्रेशन कंट्रोल करना होगा। जो अन्य राज्यों से जो माइग्रेशन दिल्ली की तरफ या एनसीआर रीजन की तरफ हो रहा है, वो कंट्रोल करना पड़ेगा सर। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ या स्कूल्स, सोशल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलपमेंट करके। दूसरा सर अ, जो पड़ोसी राज्यों का जो पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा
अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर आप अपनी भाषा में आप हिंदी की जगह आप अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ये सर। तो इसका कोई ख़ास कारण है? सर चूँकि आजकल जो सोर्स नॉलेज सोर्स जो हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, तो शायद उन उन उसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिर आपका विषय हिंदी साहित्य है, यस सर। जहाँ पर थोड़ी-सी सारगर्भित शुद्ध हिंदी का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए ओम प्रकाश जी, एक रोचक बात जो आपके गैप में दिख रही है कि आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा। तो ये क्या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हिंदी साहित्य की तरफ मुड़े या रुचि इसकी वजह थी? सर हिंदी साहित्य की ओर जो एक तो इस सब्जेक्ट में मटेरियल ठीक से था अवेलेबल, दूसरा सर स्कोरिंग सब्जेक्ट था उस समय, तो इसके लिए हिंदी साहित्य चूज़ किया था। तो भाषा के प्रति अनुराग नहीं पैदा हुआ, सिर्फ़ आप इसे एक प्रतीक्षा के लिए, परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ़ एक टूल की तरह आपने इस्तेमाल किया? नहीं सर, दोनों चीज़ें थी, मतलब एक परीक्षा तो पास करनी ही थी, तो उसके लिए तो हिंदी साहित्य का चुनाव किया ही। दूसरा भाषा के प्रति अनुराग भी था, तो अ, क्योंकि मेरे लिए हिंदी सहज और समझने में उचित थी, तो इसके लिए। किसी भी साहित्य का जो नैसर्गिक विकास होता है, तो उसमें एक आलोचकों की एक अपनी भूमिका होती है। यस सर। तो हिंदी में ज़ाहिर है कि बगैर आलोचकों के विचारों के बगैर साहित्य का जो स्वरूप है, वो निरंतर आगे नहीं बढ़ सकता। तो कई सारे आलोचक सब रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा आलोचक है जिनकी आलोचना आपको काफ़ी सारगर्भित लगती हो? यस सर। सर जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनकी आलोचना हिंदी साहित्य में लगभग अभी तक स्थापित है, 2 सदी बाद भी, 1 सदी बाद भी, तो उनकी आलोचना अच्छी है। और कुछ आधुनिक आलोचनाकर्ताओं के नाम आपको पता है? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। जो आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना में काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी, महिला और दलित विमर्श में जो आधुनिक ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम दलित विमर्श को लेकर, आलोचना को लेकर आता है सर। और महिलाओं में जिन्होंने साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। उन्होंने भी लिखा है। ये जो कृषि के आप स्वयं व्यावहारिक रूप से तो कृषि से जुड़े नहीं होंगे परिवार में। जी। तो अभी कृषि मंत्रालय ने हम तो काफ़ी दिनों से ये एक दूसरे जो हरित क्रांति की बात कर रहे थे, लेकिन कृषि मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो प्राकृतिक कृषि की तरफ उन्मुख करने के लिए। जी। तो प्राकृतिक कृषि क्या है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी का हमारा जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में ये मदद करेगा? जी सर, प्राकृतिक कृषि फूड सिक्योरिटी जो उर्वरकों को आधारित जो कृषि है, उसमें एक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। अ, और ये जो हमारी उर्वरक बेस्ड जो कृषि है, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो पड़ रहे हैं, नकारात्मक जो प्रभाव हैं, उनको बैलेंस करने में प्राकृतिक कृषि सहायता कर सकती है। लेकिन अब भारत की जो मूल समस्या है उसको तो आप समझ रहे हैं ना कि 2050 के आसपास करीब 50% और ज़्यादा खाद्यान्नों की हमें ज़रूरत होगी। तो ऐसे में अगर लोग रुचि लेना शुरू करें वो जो प्राकृतिक कृषि के जो आयाम हैं, तो क्या हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएँगे या प्राप्त कर पाएँगे? यस सर, प्राकृतिक कृषि सर एक सहयोगी की भूमिका में उस लक्ष्य को प्राप्ति में सहायता कर सकती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कौन-सा ऐसा उत्पाद है जो प्राकृतिक कृषि के माध्यम से काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो कृषकों को भी अच्छा लगे, उनके आर्थिक लक्ष्य को देखते हुए? जी। सर प्राकृतिक कृषि यूँ तो गेहूँ गेहूँ में भी हो सकती है सर। और जो अन्य खाद्यान्न है जैसे मोटा अनाज है, उसमें प्राकृतिक कृषि सस्टेनेबल है। मतलब उसमें ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो प्राकृतिक खेती खेती के ज़रिए उन्हें किया जा सकता है। किस उत्पाद की बात कर रहे हैं आप? मोटा अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, तो इनमें कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है कि ये थोड़ा-सा अलग हट के है कि आपने जो जियोपॉलिटिक्स में अपनी रुचि दिखाई है, तो जियोपॉलिटिक्स होता क्या है? सर जो हमारी भौगोलिक दशाएँ होती हैं, उनका जो राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होता है, वो जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। तो जैसे मान लीजिए कि लद्दाख है, जैसे तो उसका भारत पे किस तरह का प्रभाव है? सर लद्दाख हमारी एक सीमांत क्षेत्र है। चाइना से हमारी सीमाएँ लगती हैं लद्दाख से।
तो हमारे लद्दाख की सुरक्षा नज़रिए से लद्दाख इम्पोर्टेंस रखता है सर। तो जैसे लद्दाख से लगा हुआ तिब्बत का क्षेत्र है जी सर। और ये काफ़ी साइज़्मिक ज़ोन में आता है जी। और भारत बिल्कुल उससे लगा हुआ है, तो ऐसे में चीन जो वहाँ पर जो पनबिजली के अपना जो विशाल विश्व का विशालतम कार्यक्रम जो प्रारंभ कर रहा है, तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या लग रहा है? सर एक तो उसके पीछे उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। दूसरा वो इसे यदि जैसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि उसे वाटर बॉम्ब की तरह भी यूज़ कर सकता है। तीसरा वो इसे एक मिनट, ये वाटर बॉम्ब क्या होता है? जी सर कि यदि युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वो डैम्स को सारे फ्लड नियंत्रित नहीं करेगा और उसको फ्लो होने देगा तो पानी। आपको तो जियोपॉलिटिक्स में रुचि है, जो सांपो नदी, जो वार्लिंग सांपो का जो जल का बहाव है, वो जब तिब्बत की तरफ से होते हुए जब आता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो आपको पता है उसमें बहाव कितना होता है? और अरुणाचल प्रदेश आते-आते जब वो बांग्लादेश तक जाता है, तो बहाव की मात्रा कितनी ज़्यादा हो जाती है सर। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? तो ये कैसे वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ हो सकता है? क्योंकि वहाँ तो सिर्फ़ ग्लेशियर हैं और जल का बहाव भी कम है। जी सर, लेकिन जो स्टोरेज क्षमता होगी उस डैम की, उस स्टोरेज क्षमता के ज़रिए वो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पानी तो जम के बर्फ़ बन जाता है ना? जी सर। सर लेकिन गर्मियों के जो महीने होते हैं, 3-4 महीनों को हटा दिया जाए, तो पानी की स्थिति वो बर्फ़ की नहीं रहती। वैसे एक आखिरी प्रश्न, क्या चीन ने भारत से सहयोग किया? भारत को इस बात की सूचना दी और भारत के किसी भी जो उनके ऐतराज़ या उनके जो कंसर्न्स हो सकते थे, उसके बारे में कुछ किया? नहीं सर, गलवान इंसिडेंट के बाद तो उन्होंने बार्टर पे जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती थी, वो देनी बंद ही कर दी थी। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने इस मैटर पे भारत की चिंताओं को तो उन्होंने खारिज ही कर दिया है। तो जब हम भारत के अखबारों को पढ़ते हैं, तो जब भारत के प्रधानमंत्री मिले थे उनके राष्ट्रपति से और उस समय जिस समय अचानक एक दोस्ताना संबंध प्रारंभ हुए, तो ऐसा लगा था कि चीन से भारत की समस्याएँ सुलझ रही हैं। जी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि चीन पे किसी भी तरह का विश्वास किया जा सकता है? सर हमें एक विश्वास नहीं नेशनल इंटरेस्ट के जो जियोपॉलिटिक्स में तो विश्वास तो किसी पर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर दुनिया के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने होते हैं सर। जी, थैंक यू। ओवर टू चेयरमैन सर। ओम प्रकाश जी, जी सर। आपके डैश में ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो आप ये लिखते हैं कि आपकी रुचि जियोपॉलिटिक्स में है, जी। पर जब मैं आपके सर्विस प्रेफ़रेंस को देखता हूँ, तो इंडियन फ़ॉरेन सर्विस को आपने 5वां जी। स्थान दिया हुआ है, ऐसा क्यों? सर उस सर्विस में जैसे मैं अपने दोस्तों से या गाइडेंस जब बड़ों से गाइडेंस ले रहा था तो उसमें कहा कि एक लैंग्वेज बैरियर बन सकता है। तो एक तो ये था कि मैंने इस वजह से आईएफएस को नहीं चुना। दूसरा सर आईएफएस में मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं थी। मैं जियोपॉलिटिक्स को एज़ ए सब्जेक्ट के तौर पे इंटरेस्ट था उसमें, तो इसलिए नहीं चुना आप उसको। नॉट ऑप्टेड भी लिख सकते थे फिर तो। आपके टॉप 5 प्रेफ़रेंस में है वो। और एक तरफ आप में वही विरोधाभास दिख रहा है मुझे। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी रुचि नहीं है और ये टॉप 5 में है। जी सर, सर इस बिंदु पे विचार नहीं किया मैंने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस तरफ कि ग्रुप बी सर्विसेज़ जो है, जी सर। डैनिक्स, डेनिप्स, वो 10th और 11th है और कई ग्रुप ए सर्विसेज़, ये सर उनकी वरीयता पीछे है, ऐसा क्यों? सर उसको मतलब कार्य करने का जो स्कोप होता है वो मुझे लगा इनमें ज़्यादा होता होगा। तो आपने कोई शोध किया है इस विषय में? यस सर दोस्तों से ही पूछा था सर। अच्छा। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। हम आपसे पुनः मिलेंगे आपके फीडबैक के लिए। बस, नमस्ते सर। टेक अ सीट। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते हैं? सर चीज़ें दिमाग में होती हैं लेकिन ब्लैंक हो जाता हूँ आंसर देते समय। तो वो एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ठीक है। ओम प्रकाश जी, पहले हम उद्देश्य समझ लेते हैं आज के इस मॉक ड्रिल का। जी। हम सब यहाँ इसलिए आए हैं जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकें आपके नंबर्स बढ़ाने में, जिससे कि आप सिलेक्ट हो सकें। आप इस बात से जी। हमारे साथ एग्री करते हैं? ठीक है। तो जो भी फीडबैक आपको दिया जाएगा, उसको आप पॉज़िटिवली ग्रहण करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सिलेक्ट हो जाएँ। जी। तो आप में कुछ अच्छी बातें तो थी, जैसे कुछ क्वेश्चंस का आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया है। हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे।
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जहाँ पे आपने ठीक-ठाक आंसर दे दिया। सारे सवालों का तो नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप पोलाइट भी थे, काफ़ी हम्बल भी लगे आप हमें, तो ये सारी बातें आपके फ़ेवर में गई। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक-ठाक है, डिसेंट है, जी, ठीक। लेकिन अब मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अभी सुधार की ज़रूरत है। जी, तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगा। जब आप अंदर आए ओम प्रकाश जी, तो आपका जो कोट है उसमें 2 बटन्स हैं। जी, ठीक है? तो कोट एटिकेट ये कहता है कि जो लोअर बटन है वो ऑफ होगा और जो अपर बटन है वो लगा हुआ होगा। जी, जब आप आएँगे या तो आप बाहर से ही उसे अनबटन करके आइए, अगर आप अंदर सहज नहीं हैं। पर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप आइए और आकर यहाँ पे एक हाथ से अनबटन करिए टॉप कोट को बिना देखे बटन को। जी, ठीक है? इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तो आप बाहर से करके आइएगा। बट यहाँ आप आके स्ट्रगल कर रहे थे दोनों हाथों से, तो ज़रा एंग्ज़ायटी या नर्वसनेस ऐसा लगता है, ठीक है? फिर जब आप अंदर आए, तो आप एक तरीके से झाँक रहे थे कमरे के अंदर। आपकी लोअर बॉडी हम देख नहीं सकते, अपर बॉडी जी, बस अंदर थी, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं, सही तरीका होता है, आप पूरे अपने आप को प्रेज़ेंट करिए ऊपर से नीचे तक, फिर आप अंदर आइए जैसे आपको परमिट किया जाता है। आपने विश जब किया, तो आपने इंडिविजुअली विश किया सबको, ठीक है? आपको इकट्ठे विश करना है सबको। देखना पड़ेगा आपको फ़ोरनून है या आफ्टरनून है, जो भी आप ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं, जी। जैसे गुड मॉर्निंग सर्स, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है? फिर आपने एक जल्दबाज़ी दिखाई कि आपको बैठना है। जबकि अभी जब आप अंदर आए तो आप काफ़ी रिलैक्स थे, जब आपको बैठने को बोला गया तभी आप बैठे। बट आप ऑलमोस्ट बैठ रहे थे, तो आपको एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए हमने बोला बैठ जाइए, ठीक है ना? क्योंकि इससे ये लगता है ओम प्रकाश जी कि आप वेट नहीं कर सकते ऑर्डर्स के लिए। आप समझ रहे हैं? जी। और ट्रेनिंग के दौरान यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आप ट्रेनेबल मटेरियल हैं या नहीं, ठीक। अब आपने शेव नहीं किया है आज, यस सर। कोई कारण है? नहीं सर, कल परसों की थी मैंने। मैं आज सुबह ही दरअसल एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे घर, तो मैं घर जाना पड़ा, तो सुबह ही आया था मैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है ओम प्रकाश जी, बट आप कोशिश करिए कि आप मॉक ड्रिल्स में क्लीन शेव जाएँ, क्योंकि ये एक फुल ड्रेस रिहर्सल यस। है ना? तो आप इसे उस सीरियसनेस से लीजिएगा। सिटिंग पोस्चर जो था आपका, आप चेयर के एक तरफ हो गए थे, अभी तो ठीक है, यस सर, मुझे लगा था उस टाइम। है ना? और आपने अपने जो पैर हैं वो भी चेयर के नीचे आपने बिल्कुल ड्रैग कर लिए थे। जैसे दीज़ आर साइन्स ऑफ नर्वसनेस, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो बैक है, वो चेयर के बैक को नहीं टच कर रहा है। आप जाइए ज़रा पीछे, उसको अच्छे से बैठिए। हाँ, ये देखिए, अब देखिए आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल से ठीक हो गया, है ना? आपका जो हाथ है आपने ऐसे पकड़ रखा है। जी, दिस इज़ अगेन अ साइन ऑफ लाइक नर्वसनेस, एंग्ज़ायटी। आप अपने थंब्स को भी रोल कर रहे थे बीच में, ठीक है? तो ये तब होता है जब आप प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स अस, ठीक है? तो आप अपने हाथ को ऐसे आराम से एक रिलैक्स्ड पोज़ीशन में रखिए। आप एक मशीन नहीं है, मैं समझता हूँ, तो बीच में आप अपना हैंड पोज़ीशन चेंज भी कर सकते हैं, बट जब आप अपने हाथ को पकड़ें, तो ऐसे रखिए अपने हाथ को, जिससे कि आप अपने उँगलियों से ना खेलने लगें, ठीक है? फिर आप में स्माइल ऑलमोस्ट गायब थी। जी, कई लाइट हार्टेड क्वेश्चन भी हुए, सर एक बार क्वेश्चन करते हुए मुस्कुरा भी दिए, पर फिर भी आप नहीं मुस्कुराए। तो हमें एक प्लेज़ेंट आदमी चाहिए ना एज़ लीडर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो आप सोचिए उस बात पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। जियोपॉलिटिक्स में आपने कुछ ब्लंडर्स किए, आपने मालदीव्स को बता दिया साउथ ईस्ट एशिया में, गलती हुई थी। और बैडमिंटन का एक पावर हाउस क्या है? मलेशिया है, ठीक है ना? और भारत के संबंध भी पीछे मलेशिया के साथ थोड़े नरम-गरम ऐसे रहे, ठीक है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया एक एक्सिस बना रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। एनी हाउ, बैडमिंटन में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हॉबी वाला सेक्शन है ओम प्रकाश जी, ये आपने खुद प्रेज़ेंट किया, आप वॉलंटियर किए हैं इसके लिए कि ये हमारी हॉबीज़ हैं, ठीक है ना? आपको फ़ोर्स तो नहीं किया गया था, बैडमिंटन लिखो। तो इससे पता लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई कर रहे हैं, उस पे आपका ही कमांड नहीं है। तो आप सोच कर देखिए एज़ अ ऑफ़िसर, अगर आप कुछ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपना एक रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आप खुद ही उस रिपोर्ट पे आपका कमांड नहीं है, तो क्या ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है?
तो आप इन एरियाज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर हिंदी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस में आपको और अभी बाकी जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपको बताएँगे। आपने एक जगह एमएसपी के बारे में आप कुछ कह रहे थे, जहाँ पे आपने कहा स्टेट्स आधा पैसा खा जाते हैं। जी सर। ये बड़ा ही इन्फॉर्मल था। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे पार्लियामेंट्री वर्ड्स में रखने की कोशिश करिएगा। खा जाते हैं, लूट लेते हैं, ये वर्ड्स थोड़े ठीक नहीं हैं सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है? तो ये तो रहा मेरा फीडबैक, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी अपना फीडबैक देंगे, फिर आप अपने प्रश्न कर सकते हैं मुझसे और फिर मैं आपको आपका स्कोर बताऊँगा। सर। प्रकाश जी, एक तो टाई पे हमें ये कहना है कि प्लेन टाई वुड बी प्रेफरेबल, कैसे कहना? एक प्रश्न आपसे पूछा गया एमएसपी पर ही, तो आप कुछ राज्य, काफ़ी सारे राज्य हैं, तो थोड़ा डेटा और स्पेसिफिक होना चाहिए हो। नंबर्स ही बता दीजिए कि साहब इतने में से इतने राज्यों में एमएसपी लागू है, बाकी में नहीं है, तो जो भी बता, ठीक है ना? या थोड़ा स्पेसिफिक आंसर। लास्टली इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन था एग्रीकल्चर पर टैक्स का, ये है कि टैक्सेबल तो है, आज भी है। वो कोई अमाउंट 50 लाख का जो आपने कहा, वो रैंडमली आपने कुछ कह दिया। अभी आपके इनकम में अगर एग्रीकल्चर से कोई इनकम आ रहा है, तो इट एड्स टू योर इनकम, दैट इज टैक्सेबल एज पर योर स्लैब। ये तो है ही ना। अगर अगर हमारा इनकम कोई अमाउंट हमारे खाते में जा रहा है, एग्रीकल्चर से भी अगर आ रहा हो, उसमें ऐड कर रहा है हमारे इनकम में, दैट बिकम्स टैक्सेबल, नॉट एज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बट एज इनकम टैक्स। यस सर। तो ये थोड़ा फाइन डिस्टिंक्शन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। और ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना पॉइंट? हाँ सर। एक चीज़ आपने ये हिंदी जो आपका ऑप्शनल है, पहली बार लिया है क्या? नहीं सर। इसके पहले भी हिंदी ही थी? जी। तो जो समय बीतने के साथ उसमें थोड़ी-सी और प्रखरता बढ़ती जानी चाहिए थी। और थोड़ा ये मुझे आश्चर्य भी हुआ कि बगैर अच्छे आलोचकों को पढ़े बगैर आपकी यात्रा कैसे साहित्य में आगे बढ़ी। तो कोई बात नहीं, अब से आपको थोड़ा जानना चाहिए कि जैसे रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं या फिर और भी कई आलोचक हैं, तो आधुनिक 2-4 आलोचकों के विचार जानने चाहिए। ये थोड़ा आवश्यक होता है क्योंकि ऐसे आपको दर्शाना चाहिए कि आपको साहित्य में आपको सचमुच रुचि है। और एक और बात है कि इंटरव्यू कब है आपका? 10 फरवरी को। तो काफ़ी समय है। तो किसी अपने मित्र को इस मदद के लिए रखिए कि जब आप खड़ी बोली का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो आपको आहिस्ते से याद दिला दे। जैसे जैसे इस तरह की भाषा मेरे ख़्याल से आपको बचना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैंने स्टार्ट करी है। कोई हर्ज नहीं है, ऐसी बोलचाल की भाषा हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी से ऐसा उम्मीद रखा जाएगा, ख़ास करके आप उत्तर प्रदेश के हैं, कि खड़ी बोली का प्रयोग करें बातचीत करते समय। अंग्रेजी शब्द ठीक है, कोई बात नहीं है, बीच में करें, लेकिन जो जो वाक्य संरचना है वो खड़ी बोली में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जी। ये तो एक अत्यंत अनौपचारिक भाषा है, कॉलोकियल हिंदी है जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और एक आपने जो जियोपॉलिटिक्स में जो आपका जो इंटरेस्ट है ना, तो वो हमने तो चलिए लद्दाख की जो बात की, जो उसमें जो साइज़्मिक ज़ोन है उसमें, लेकिन ये कई जगह बात जा सकता है। जैसे जो कुछ बड़ी ताकतें जैसे काम कर रही हैं, अमेरिका जो कर रहा है, रूस जो कर रहा है, चीन जो कर रहा है, तो उनके विस्तारवादी नीति में जियोपॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ भी बात हो सकती है। चूँकि आपने लिख दिया है और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटरव्यू में कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, कई लोग कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप इस विषय पर थोड़ा-सा और विशेषज्ञता की तरह से काम कर लीजिएगा। जी। बिल्कुल ठीक समझ में आनी चाहिए कि ज्योग्राफ़ी का ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज़्म क्या है। हालाँकि आप ज्योग्राफ़ी के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आपको थोड़ा समझना ठीक रहेगा। और विश्व का जो इतिहास जिस तरह से आगे बढ़ा है, सत्ता और धन के प्रति उनका जो विकास रहा है, उसमें ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज़्म कैसे रोल प्ले किया है। बहुत आवश्यक दोस्त सबके लिए नहीं है, लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा 1-2 दिन इसमें काम कर लीजिएगा। बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बालों को एक बार बाथरूम में जाके देख लीजिएगा कि कोई ऐसे उड़ के कोई बाल का कोई टाफ्ट या स्ट्रैंड ऐसे न उठ रहा हो। अभी हो सकता है कि आप थोड़ा भाग-दौड़ करके आए हैं, तो बाकी ठीक है। और ये जो आपने हाथ में जो मौली पहने है ना, इसको पुश कर लीजिएगा अंदर, जी, शर्ट के अंदर, उतारे मत, ऐसे उसको नहीं पुश करके थोड़ा अंदर चल लीजिएगा। अनावश्यक रूप से क्यों कुछ चीज़ों को इंगित करने के लिए इस पर भी प्रश्न पूछिए। बाकी सब ठीक है। यस, नॉट शो, डन।
ठीक है, 1-2 जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि एक तो आपने अपने चूँकि इसमें लिखा हुआ है डैप में कि यू हैव बीन सेक्रेटरी इन द कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन। तो थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो भी नेता रहे हैं, उनके जो के नाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थिंक आपको शायद पता भी होगा या उस समय आप नहीं सर, मुझे इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो कभी सोचा नहीं नहीं पता था सर मुझे। अच्छा, तो इसमें सोचिए, ठीक है? क्योंकि ये तो आपके डेथ में लिखा है, क्वेश्चन बनता है इसमें कि आप बहुत सारे नेता हैं जो सक्रिय राजनीति में पहले, उसके पहले फिर मैं मुलायम सिंह यादव जी का नाम और रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, ये अखिलेश सर यादव जी, आपके जी, है ना, आपके युग के नेता हैं, जी, वो अभी याद आया सर, हाँ, आपने बोला था। है ना? और जैसे आप शायद प्रश्न नहीं समझ पाए वो वाला जो मैंने पूछा था आपसे कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो शहर का जो वो प्रतिनिधित्व है सर, वो क्या? मुझे आपने शहरीकरण बोला था, मुझे औद्योगिकरण एक साथ याद आया कि मतलब नहीं, औद्योगिक। उसके बाद भी आप जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि शहर का प्रतिरूप किस तरीके से आप उसको देखते हैं, तो आप प्रतिरूप शायद या डिज़ाइन, मैंने इंग्लिश में भी बोला कि आप अर्बन जो डिज़ाइन है, उसको आप कैसे देखते हो? शायद आप वो प्रश्न समझ नहीं पाए। अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा-सा मैं बताऊँ उसको जी, कि मैं क्या जानना चाह रहा था? जी सर। नहीं नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाया सर। हाँ, तो वो जैसे आप कोई प्रश्न नहीं समझ पाएँ तो एक बार आप पूछ भी सकते हैं। एक बार, यस, है ना? कि आप इलैबोरेट करने के लिए एक बार आप बोल सकते हैं, लेकिन वो भी आप मतलब आपके अंदर एक विनम्रता दिखनी चाहिए। जी। हुँ? और फिर एक जो मैंने 1-2 बार जो आपको ऑब्ज़र्व किया कि सॉरी आपने शायद एक बार कहीं बोला, है ना? मतलब आपको जब नहीं पता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें विनम्र होकर के, है ना, कि सॉरी सर मैं इस पे फिर से अध्ययन करूँगा या मैं इस चीज़ को देखूँगा। कुछ ना कुछ आपको कहना है। ऐसा नहीं कि बस आप गर्दन हिला के निकल गए, ऐसे ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जी, राइट? तो वो चीज़ है। और जो मैं बता रहा था कि शहर का प्रतिरूप, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कैसे शहर को देखते हैं? शहर में सेक्टर्स हैं ना, आप कहाँ रहते हैं? जेवर में रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ये कैसे कैसे इनका विभाजन है? जी सर, सेक्टर्स के रूप में। सेक्टर्स में, है ना? तो उसमें सेक्टर्स में रेज़िडेंशियल सेक्टर्स होते हैं, कुछ आवासीय सेक्टर होते हैं, है ना? कुछ संस्थागत होते हैं जहाँ पर स्कूल्स और ये दूसरी संस्थाएँ होती हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, कुछ मिक्स्ड यूज़ होते हैं। जी। तो इस तरीके से ये शहर का जो प्रतिरूप है वो इस तरीके से होता है ना? फिर शहर के अंदर और भी संरचनाएँ होती हैं, हाई राइज़ है, ये सब है। तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा था। ख़ैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू। आपके अपकमिंग इंटरव्यू कब है आपका? सर 10 फरवरी को। 10 फरवरी को है। ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैंने आपको सर्विस प्रेफ़रेंस के बारे में पूछा था, जी। तो आप आईएफएस वाले सवाल पे फँस गए थे। जी। ठीक है, क्योंकि आप में एक जल्दबाज़ी दिखी मुझे आंसर करने की। आप सवाल को अच्छे से समझिए पहले, ठीक है ना? आप 1-2 सेकंड का पॉज़ ले सकते हैं, जी, उसके बाद आंसर करिए। कई बार सवाल पूरा भी नहीं हो रहा था और आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, स्पेशली वहाँ जहाँ आप प्रिपेयर्ड थे। जी, हिंदी से रिलेटेड सवालों में मैंने ये विशेष रूप से पाया। दूसरा डायनेक्स, डायनेप्स वाला भी आप नहीं बता पाए, आपने एक मतलब जनरलाइज़्ड काइंड ऑफ आंसर दिया। जी, ठीक है ना? और जब मैंने आपसे पूछा कि आपको ये कहाँ से पता चला, तो आपने बोला मैंने दोस्तों से बात की है। एक आईएएस ऑफ़िसर या आईपीएस ऑफ़िसर का एक गुण क्या होता है? रिसर्च, ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को तो समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली अंडर स्ट्रेस सिचुएशन, यही तो देखा जा रहा है। जी सर। ठीक है ओम प्रकाश जी, तो ये रहा फीडबैक आपका। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ है। सर जियोपॉलिटिक्स में जैसे बात होती है, सर ने बोला कि बहुत बड़ी पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम जो चलता है कि अमेरिका ये कर रहा है या क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात है, तो क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं? देखिए, आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जो पार्लियामेंट में ना बोली जा सके, ऐसे मान के चलिए, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो, या इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको डिफीट कर रहा हो। जी, आप अगर अपने लैंग्वेज को थोड़ा डिप्लोमेटिक रखेंगे एंड यू डू नॉट यूज़ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जी। ये कह सकते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन, ये सभी अपनी-अपनी नीतियों को लागू करना चाहते हैं वहाँ पर। सबके अपने-अपने एस्पिरेशंस हैं।
हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। बट क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं या डीप स्टेट एक्ट कर रहा है, ये पॉपुलर मीडिया में चलता है जी, ठीक है। अगर आप भारत सरकार एक प्रेस रिलीज कर रही है, तो क्या उसमें ये सब लिखा होगा? नहीं सब, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री समझ लीजिए, आप सेक्रेटरी हैं और आपको एक प्रेस रिलीज करना है, तो आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? बस वैसी भाषा में आप बताइए जी। बट बोलना तो है, बिल्कुल बोलना है, ठीक। और कोई सवाल है? ना सब है, ठीक है। आपने पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था, क्या मार्क्स रहे थे आपके? सर 170 170 बट आज आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा उससे, ठीक है ना। तो हमने आज आपको 140 टू 150 के बीच में रखा है जी। पर आप समझ सकते हैं कि ये दिन पे होता है जी। हो सकता है वो दिन थोड़ा सा बेटर था आज से, लेकिन इस इनपुट के साथ जैसे मैंने आपको बताया ओम प्रकाश जी, कि हमारा उद्देश्य क्या है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, ओके, ठीक है। और आप सिलेक्ट होंगे तो जितनी खुशी आपको होगी, हमें भी उतनी ही होगी, क्योंकि हम सब आए ही हैं इसलिए जी, ठीक है। धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर।